फ्रेंड्स, राम राम, जय श्री कृष्ण। आपका स्वागत है आपके अपने चैनल में ऑनेस्ट रिएक्शन में। फ्रेंड्स, मैं रूपल। तो आज मैं जिस पे रिएक्शन दूंगी फ्रेंड्स, ये अगेन हमारे लेजेंड के ऊपर वीडियो है और मैंने आगे भी बहुत इस टॉपिक पे वीडियो बनाए हैं फ्रेंड्स। तो आज का जो वीडियो है वो है कैसे मुगल को इंडिया से भगाया, कैसे मुगल को इंडिया से भगाया शिवाजी महाराज ने फ्रेंड्स, श्री शिवाजी महाराज ने। क्योंकि हम लोग जो गुजराती है, हम गुजराती है, तो गुजराती में जो बड़े लेजेंड होते हैं उसका नाम हमेशा श्री लगा के लिया जाता है। तो श्री शिवाजी महाराज ने फ्रेंड्स। और ओरिजिनल वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी फ्रेंड। ओरिजिनल वीडियो को देखें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और मेरा भी वीडियो देखें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। और 1000 सब्सक्राइबर्स के लिए फ्रेंड्स थैंक यू। इससे पहले मैं एक थैंक यू का वीडियो बनाई हूँ फ्रेंड्स, आप ज़रूर नहीं देखा है तो देखना। और आइए पहले देख लेते हैं ये वीडियो, ये गौरव वाली वीडियो, उसके बाद हम बात करते हैं। लोक लग गया फ्रेंड्स। 1 2 3 स्टार्ट। बात है सन 1646 की। 16 साल के वीर छत्रपति शिवाजी महाराज ने मुगल राजा इनायत खान से तोरना फोर्ट को हासिल करके उस पर केसरी रंग का मराठा ध्वज लहराया और इसी के साथ इतिहास के पन्ने केसरी रंग से रंगने लगे, जिन पर जिक्र था महाराज के बस एक ही सपने का, हिंदवी स्वराज, जिसे पाने की शुरुआत उन्होंने सिर्फ 4 किलो और 2000 सैनिकों से की थी। पर सिर्फ चंद सालों में ये संख्या 300 किलो और 1 लाख सैनिक जितनी हो गई। लेकिन आखिर महाराज के इस अविश्वसनीय सफलता के पीछे का कारण क्या था? और वैसे एक श्रेय तो जाता है उनके अनोखे रणनीतियों का, जिनमें से एक ये थी कि वो अपने सेना में सैनिकों को नहीं बल्कि किसानों को भर्ती करते थे। 1 मिनट, क्या सच में? पर किसानों के हाथों से फावड़ा लेकर भला क्यों उन्हें तलवार थमा दिया जाता था? क्या उस समय महाराज के पास सैनिकों की कमी थी? और आखिर ऐसी कौन कौन सी अनोखी रणनीतियां उन्होंने अपनाई मुगलों को हराने के लिए? वेल, हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं गौरव और आज हम जाएंगे वे बैक टू आवर हिस्ट्री क्लास, ये जानने के लिए कि हाउ शिवाजी महाराज डिफीटेड द मुगल्स। हर महान व्यक्ति के इतिहास की शुरुआत तब से होती है जब से उनका जन्म होता है, पर शिवाजी महाराज की कहानी कुछ अलग थी। उनके इतिहास की बात करने के लिए हमें कहानी शुरू करनी पड़ेगी उनके जन्म के 3 साल पहले, यानी साल 1627 से, जब आधे भारत पर मुगलों का हरा झंडा फड़क रहा था और हमारे बंदरगाहों पर यानी हमारे पोर्ट्स पर पोर्चुगीज कब्जा करके बैठे हुए थे। इनसे मुगलों को तब तक तकलीफ नहीं हुई जब तक उनकी हुकूमत में राज्य ज्यादा और सैनिक कम हो गए थे। ऐसे में पोर्चुगीज के कारण वो नॉर्थ अफ्रीका के सेंट्रल एशिया से भी दूसरे मुसलमानों की सेना को भी नहीं बुला सकते थे। तब जाकर मुगलों ने पहली बार अपनी सेना में हिंदुओं को भर्ती करना शुरू कर दिया, जिसमें से एक थे शिवाजी के पिता शाहजी राजे भोसले, जो दरअसल 1637 में आदिल शाह के कब्जे से खुद के पूना जागीर को छुड़ा के अपने परिवार के साथ वहां पर रहना चाहते थे। और बस कुछ ही सालों में उन्होंने अपनी सेवा और वफादारी से पूना जागीर को हासिल कर लिया। पर फिर आदिल शाह ने उन्हें बैंगलोर भेज दिया वहां का काम संभालने के लिए। उस समय जाते जाते उन्होंने पूना जागीर और जीजाबाई की जिम्मेदारी अपने प्रशासक दादाजी कोंडदेव को सौंप दी। इसके बाद 19 फरवरी 1630 में होती है हमारी कहानी की असल शुरुआत, जिस दिन शिवनेरी किले में जीजाबाई जन्म देती है इतिहास को हमेशा हमेशा के लिए बदल कर रख देने वाले छत्रपति शिवाजी महाराज को। जीजाबाई सिर्फ शिवाजी की माँ ही नहीं बल्कि उनकी पहली गुरु भी थी, जो उन्हें बचपन से रामायण, महाभारत और महान वीर योद्धाओं की कहानी सुनाया करती थी और उन्हें सिद्धांत सिखाती थी। एक तरफ जहाँ शिवाजी जीजाबाई से प्रशासन संभालने और अच्छा राजा बनना सीख रहे थे, वहीं दूसरी तरफ दादाजी कोंडदेव छोटे शिवाजी को तलवार युद्ध,
तीर बाण, कुश्ती और रणनीतियां सिखा रहे थे। इन सारी चीजों की शिक्षा लेते हुए ही शिवाजी ने अपना पूरा बचपन शिवनेरी किले और सह्याद्री के पहाड़ों और जंगलों में घूमते हुए बिताया था। और इसी के कारण आगे चलकर उनका जियोग्राफिकल नॉलेज और पहाड़ों के साथ परिचय इतना ज्यादा बढ़ गया था कि उन्हें माउंटेन रैट के नाम से जाना जाने लगा था। लेकिन कुछ लोगों का यह भी मानना है कि ये नाम उन्हें अपने जियोग्राफिकल नॉलेज के कारण नहीं, बल्कि अपने गुरिल्ला रणनीतियों की वजह से मिला। अब अगर आपको नहीं पता कि गुरिल्ला वॉरफेयर यानी रणनीतियां क्या होती है, तो समझिए कि ये बिल्कुल किसी बलून शूटिंग गेम की तरह होता है, जहां भले ही हम प्रोफेशनल शूटर्स ना हो, पर फिर भी 100 में से एक बलून तो तुक्के से फोड़ ही लेते हैं, राइट। और यही चीज महाराज ने अपने किसानों की फौज के साथ की थी, जो झाड़ियों में छुपकर या पहाड़ों पर से हवा में पत्थर और तीर चलाते थे, और इससे दुश्मनों के आधे सैनिक महल में पहुंचने से पहले ही घायल हो जाते थे, जिन्हें हराना फिर काफी इजी हो जाता था। और इस फौज में महाराज किसानों को इसीलिए भर्ती करते थे क्योंकि किसानों को सिपाहियों से ज्यादा जियोग्राफिकल नॉलेज होता है, और खेती करने के कारण किसान झाड़ियों में और पहाड़ों में बिना फिसले चल सकते थे। साथ ही महाराज उन्हें अपने स्वराज यानी सेल्फ रूल के लिए खुद लड़वाना चाहते थे, ताकि लोगों को आगे चलकर उसकी कदर रहे। और किसानों की ये फौज और महाराज की ये शातिर रणनीति ही उनके प्रसिद्ध रणनीतियों में से एक मानी जाती है। पर अब बात करते हैं महाराज और स्वराज के लिए उन्होंने की हुई लड़ाई की। ये लड़ाई उन्होंने महज 15 साल की उम्र से ही शुरू कर दी थी। दरअसल आज की तारीख में हम खुद के फैसले ले सकते हैं कि हमें क्या करना है या कौन से धर्म को अपनाना है, लेकिन उस वक्त लोगों के पास इतनी भी आजादी नहीं हुआ करती थी, और यही आजादी उनको दिलाने के लिए महाराज स्वराज की स्थापना करना चाहते थे, जिसको पाने के लिए उन्होंने किलों को जीतना चालू कर दिया था, क्योंकि किसी किले को जीतना यानी उस पूरे राज्य को जीतना था। उनका पहला किला था तोरणा किला, जो उन्होंने 1645 में इनायत खान से हासिल किया था। लेकिन ये किला उन्होंने जंग या मारधाड़ से नहीं, बल्कि इनायत खान को अपनी बातों से राजी करके हासिल किया था। और इसी तरह फिर शिवाजी ने फिरंगोजी नरसाला से चाकन फोर्ट, बीजापुरी गवर्नर से कोंडाना फोर्ट और फिर थाने, कल्याण और भिवंडी के भी किले बस कुछ ही सालों में हासिल कर लिए थे। अब इतने कम समय में इतने सारे किले उन्होंने जीते, तो जाहिर सी बात है उनके सफलता के चर्चे चारों ओर फैलने लगे थे, और यही चर्चे फैलकर मुगलों तक भी पहुंच गए थे। और ये सब देखकर आदिल शाह ने शिवाजी के पिता शाहजी राजे को गिरफ्तार कर बंदी बना लिया, जिस वजह से 7 सालों तक महाराज डायरेक्टली आदिल शाह पर कोई हमला नहीं कर पा रहे थे। लेकिन उनके रगों में मराठाओं का खून दौड़ रहा था, और इसीलिए वो ऐसे ही चुप थोड़ी ना बैठने वाले। लेकिन उनके रगों में मराठाओं का खून दौड़ रहा था, और इसीलिए वो ऐसे ही चुप थोड़ी ना बैठने वाले थे। भले ही वो आदिल शाह पे कुछ सालों तक सामने से हमला नहीं कर पाए, लेकिन उन्होंने तब तक अपने आसपास के सारे राज्यों को स्वराज का हिस्सा बना दिया था, और देखते ही देखते उनके पास 40 किले और 6000 सैनिकों की फौज तैयार हो चुकी थी। अब इस बात की भनक जैसे ही आदिल शाह को लगी, उसने तुरंत अफजल खान को अपने 10,000 सैनिकों के साथ महाराज को गिरफ्तार करने के लिए भेज दिया था। और जब अफजल खान महाराज को गिरफ्तार करने निकले, तब उन्होंने महाराज के मुख्य मंदिर तुलजा भवानी टेम्पल और पंढरपुर के प्रसिद्ध विठोबा मंदिर को तोड़फोड़ के पूरी तरह नष्ट कर दिया था। तब शिवाजी अपने प्रतापगढ़ के किले में थे, और अफजल खान ने की तबाही और उसकी सेना को देख उनके मंत्री उन्हें आत्मसमर्पण यानी सरेंडर करने के लिए कह रहे थे। लेकिन महाराज तो सरेंडर करने से रहे, और इतनी तबाही करके भी अफजल खान ना तो किसी किले को जीत पा रहा था और ना ही शिवाजी महाराज को पकड़ पा रहा था। और इसीलिए ऐसे में अफजल खान ने महाराज को समझौते के लिए मिलने का न्योता भेजा। लेकिन उसी के साथ अफजल खान ने एक शर्त भी रखी कि महाराज को वहां पर अकेले और बिना किसी शस्त्र के आना होगा। अब महाराज मुगलों को इतना तो जानते ही थे कि उन्होंने इस षड्यंत्र के आर पार देख लिया। उन्हें पता था कि अगर वो ऐसे ही गए तो अफजल खान उन्हें गिरफ्तार कर लेगा या उन पे हमला कर देगा, और इसीलिए उन्होंने मिलने से मना नहीं किया। लेकिन उन्होंने अपने कपड़ों के नीचे कवच पहना और अपने बाएं हाथ में बाघनाक यानी कि टाइगर क्लॉ जैसा एक हथियार छुपा लिया। और फिर जब वो अफजल खान से मिले, उनका शक बिल्कुल सही साबित हुआ, क्योंकि अफजल खान ने शिवाजी को गले लगाते ही तुरंत उन पर चाकू से हमला किया। लेकिन महाराज के कवच ने उस वार को रोक लिया, और फिर
महाराज ने सीधे अपने बागनाक से अफजल खान को चीर फाड़ डाला, बिल्कुल एक बाघ की तरह साहस दिखाकर। महाराज की 10 नवंबर 1659 को प्रतापगढ़ में जीत हासिल हुई। अफजल खान के मौत की खबर सुनते ही गुस्से में आदिल शाह ने अपने सेनापति सिद्दी जोहर को लाखों सैनिकों के साथ पन्हाला फोर्ट पे भेज दिया, जहां महाराज और उनके सिर्फ 5000 सैनिक थे। और इस बात का फायदा उठाते हुए सिद्दी जोहर ने किलो को चारों ओर से घेर लिया। और ऐसे में महाराज को यह भली भांति पता था कि यहाँ पर शारीरिक बल नहीं बल्कि बुद्धि बल का इस्तेमाल करना होगा। उन्होंने सिद्दी जोहर को महल में मिलने बुलाया, पर जैसे ही वो वहाँ पर आया, महाराज ने आदिल शाह को संदेशा भेजा कि तुम्हारा सेनापति गद्दारी कर रहा है। और फिर जैसा महाराज ने सोचा बिल्कुल वैसा ही हुआ। आदिल शाह और सिद्दी जोहर आपस में लड़ते रहे और मौके का फायदा देख महाराज और उनके आदमी विशालगढ़ के लिए रवाना हो गए। और उन्होंने अपने हमशक्ल शिवा काशिद को दूसरी ओर भागने कहा ताकि आदिल शाह और उसकी सेना भ्रमित हो जाए। लेकिन अफसोस आधे रास्ते से पहले ही शिवा पकड़ा गया, जिसके बाद और गुस्से में आदिल शाह तेजी से शिवाजी के ओर बढ़ता गया। ये देख उनके सेनापति बाजी प्रभु ने उनसे 4700 सैनिक लेकर आगे जाने को कहा और कहा कि बाकी के आदमियों के साथ वो आदिल शाह को रोकेंगे। पर महाराज ने इससे साफ इनकार कर दिया। लेकिन उनकी हिफाजत के लिए सभी ने उन पर बहुत दबाव डाला, जिसके कारण वो विशालगढ़ के लिए रवाना हो गए। बाजी प्रभु और उनके 300 आदमी जी जान से लड़ते रहे, लेकिन 1 लाख के सामने 300 की सेना बहुत ही कम थी। फिर भी वो लड़ते रहे। खुद बाजी प्रभु भी जख्मों से और खून से लथपथ तब तक लड़ते रहे सलामत पहुंच गए। विशालगढ़ के तोपों की आवाज नहीं सुनी। दरअसल तोपों की आवाज एक सिग्नल था कि महाराज सही सलामत पहुंच चुके हैं। और जैसे ही उन्हें ये सिग्नल मिला, बाजी प्रभु ने जोर से जय भवानी चिल्लाकर वहीं पर अपना दम तोड़ दिया। इसी बलिदान के कारण बाजी प्रभु को स्वराज के लिए लड़ने वाले सबसे बहादुर योद्धाओं में से एक माना जाता है। लेकिन ये अकेले नहीं थे। इनके जैसे न जाने कितने लोगों ने अपने जान की आहुति दी थी स्वराज के सपने को पूरा करने के लिए, क्योंकि स्वराज के लिए जो जुनून और जज्बा महाराज में था उतना ही उनके आदमियों में भी था। और इसीलिए महाराज के जीत में इनका भी बहुत बड़ा हाथ था, ऐसा माना जाता है। नाउ गेटिंग बैक टू दी स्टोरी, 2 बार आदिल शाह को नाकाम होता देख औरंगजेब ने मसलों को खुद के हाथों में लेने का तय किया। उन्होंने अपने मामा शाइस्त खान को 1,50,000 की सेना लेकर भेजा। शाइस्त खान ने पुणे पर बड़ी आसानी से कब्जा कर लिया और महाराज के लाल महल में अपना बसेरा डालकर बैठ गए। अब भले सेना छोटी क्यों ना हो, लेकिन जज्बा और दिमाग मराठाओं में भर भर कर था। शिवाजी ने अपने 400 सैनिकों को बारातियों का भेष लेने के लिए कहा और खुद घोड़ी पर सवार हो गए। और जैसे ही उनकी ये बारात महल के पास पहुंची, उन्होंने सीधा महल पर और शाइस्त खान पर हल्ला बोल दिया। अब ऐसे में अचानक हुए हमले से बचने के लिए शाइस्त खान ने खिड़की से छलांग मारी भागने के लिए, लेकिन उसी वक्त महाराज ने अपनी तेज तलवार से वार किया, जिसके कारण शाइस्त खान ने अपनी 3 उंगलियां तो खो ही दी, लेकिन कायरों की तरफ भागने के कारण उन्होंने मुगलों के सामने खुद की इज्जत भी गंवा दी। और मुगलों के इस घाव पर नमक डालते हुए महाराज ने सन 1664 में सूरत, जहां मुगलों की मेजर ट्रेनिंग होती थी, उस पे भी हमला कर दिया। और ये सब देखकर औरंगजेब गुस्से से आग बबूला हो गया और उसने फिर एक बार जयसिंह वन को 1,50,000 सिपाहियों के साथ शिवाजी के खिलाफ युद्ध लड़ने भेज डाला। लेकिन उस दौरान महाराज की तबीयत नाजुक थी, जिस वजह से उस युद्ध में उनकी हार हो गई और उन्हें सरेंडर करना पड़ा, जिसके बाद उन्हें अपने 35 में से 23 किले और 4 लाख मुद्रा मुआवजे के तौर पर देना पड़ा। और साथ ही उनको अपने 9 साल के पुत्र संभाजी को लेकर आगरा जाना पड़ा, जहां औरंगजेब ने उन्हें घर पर ही कैद कर रखा था और जिंदगी भर उनको गुलाम बनाने का सोच लिया था। पर महाराज को कैद करना इतना आसान था क्या? भले वो बीमार थे, लेकिन उनकी चतुराई बिल्कुल वैसी की वैसी थी। उन्होंने अपनी बीमारी का फायदा उठाते हुए औरंगजेब से मांग की कि वो अपनी सलामती के लिए रोजाना साधु संतों को फल और मिठाइयां भेजना चाहते हैं। औरंगजेब ने उनकी इस मांग को मंजूर तो कर दिया था, लेकिन उसे नहीं पता था कि वो अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी भूल करने जा रहा है, क्योंकि फल मिठाई भेजने के बहाने एक दिन महाराज अपने बेटे को लेके उन्हीं फल मिठाई के बक्सों में बैठ वहां से रवाना हो गए। वो वहां से भागकर रायगढ़ पहुंचे और उसके बाद साल 1674 में उन्होंने अपनी इसी चतुराई और अनोखी रणनीतियों से कई लड़ाइयां जीती
और फिर से अपने राज्यों को मुगलों से आजाद करवा लिया। इस दौरान औरंगजेब ने कई साजिशें चली और कई बार हमले भी किए, पर वो हर दफा असफल ही रहे। पर फिर कुछ ही सालों बाद 1680 में मराठा साम्राज्य पर मानो काले बादल मंडराने लगे, क्योंकि तब महाराज की तबीयत दिन ब दिन बिगड़ने लग रही थी और फिर बुखार और लगातार बीमार होने के कारण 3 अप्रैल 1680 में उनकी मृत्यु हो गई। जिसके बाद औरंगजेब ने सोचा शिवाजी के बाद मराठा साम्राज्य का अंत भी निश्चित है, लेकिन उसकी इस सोच को शिवाजी महाराज के दोनों बेटे संभाजी और छत्रपति राजा राम ने गलत साबित कर पूरे साम्राज्य को संभाला। शिवाजी के बताए रास्तों पर चलने के कारण मराठाओं का झंडा फड़कता रहा और औरंगजेब 88 इयर्स की उम्र तक बस लड़ते ही रहा और हारते ही रहा। दरअसल महाराज ने जीते जी तो मुगलों को धूल चटाई ही, लेकिन उनके जाने के बाद भी उनके सिद्धांत और उनकी सोच जो लोगों में जिंदा थे, वो भी मुगलों के हारों का सबसे बड़े कारण बने और उनके दिखाए हुए राह पर चलते रहने के कारण ही तो साल 1759 तक लगभग पूरे भारत पर मराठा साम्राज्य का केसरी झंडा फहरा रहा था। अगर आपको महाराज के और भी रणनीतियां या स्ट्रैटेजीज पता हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करना मेरे साथ। और फ्रेंड्स, उम्मीद है आपको शिवाजी महाराज के लाइफ से बहुत कुछ सीखने मिला हो। ये सीखने मिला कि हमारे वैल्यूज ही हमारे लाइफ को दर्शाते हैं और उन पर सच्चा रहना हमेशा हरदम बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अगर आपको वीडियो से कुछ भी नया सीखने मिला तो एक लाइक जरूर ठोकना। अगर नए हो इस चैनल पर तो अभी सब्सक्राइब कर लो गेट्स इट फ्लाई फैक्ट चैनल और बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लेना ताकि आगे आने वाली। तो ये वीडियो था फ्रेंड्स छत्रपति शिवाजी महाराज का फ्रेंड्स, और इस जन्म से लेके उसकी मृत्यु तक वो वीर गति को प्राप्त हुए तब तक की पूरी स्टोरी थी फ्रेंड्स। और क्या स्टोरी थी फ्रेंड्स, मैंने आगे भी 3-4 वीडियो बनाया। जैसे मैं वीडियो बना रही हूँ फ्रेंड्स, मैं इम्प्रेस पे इम्प्रेस हो रही हूँ फ्रेंड। क्या उसकी रणनीति थी, ये गोरिल्ला वॉर, छापामार युद्ध, मतलब। और इसमें बात बोली गई कि छत्रपति शिवाजी महाराज जीते जी तो कभी मुगलों को जीतने नहीं दिया, लेकिन मरने के बाद भी वो जो वीर गति को प्राप्त हो गए, यानी उसके मृत्यु के बाद भी कभी वो मुगल कामयाब नहीं हुए, क्योंकि उसकी जो रणनीति थी वो जीते जी तो किसी की हिम्मत ही नहीं हुई फ्रेंड्स के। मतलब कोई उसके आगे जीता नहीं है। एक आधा किला जो वो मतलब एक आध बार जो वो आत्मसमर्पण किए, वो भी इसलिए कि उसकी तबीयत खराब हो गई थी, इसलिए उसने आत्मसमर्पण किया। तो उसके बाद उसको आगरा औरंगजेब ने जाना पड़ा और उसने वो कैद कर लिया। 7 साल कोई कैद रहे। उसके बाद उसने उस टाइम वो कैद में थे तो उसका मतलब वो थोड़े स्वस्थ नहीं थे, तो उसका शरीर से वो बीमार थे, लेकिन दिमाग एकदम उसकी चतुराई से वो उधर से भी संभाजी महाराज के साथ थे वो, और संभाजी महाराज 9 साल के थे उस टाइम, तो वो दोनों उधर भी उसकी मतलब कुशल सा दिमाग की उधर से वो फल की टोकरी में वो भाग गए उधर से। और उसके बाद उसने फिर पूरे भारत में मराठा साम्राज्य की स्थापना की फ्रेंड्स। तो क्या बोले, और छत्रपति शिवाजी महाराज के बारे में जो एक बात बोली कि उसकी जो सिद्धांत है और उसकी जो रणनीति है लड़ने की, वो जीते जी कभी मुगलों को आगे नहीं आने दिया, और मरने के बाद भी मतलब उसकी मृत्यु के बाद भी मुगल इससे परेशान रहे। औरंगजेब कभी 88 उम्र तक जिए, लेकिन तभी तो वो कभी कामयाब नहीं हो सके। और बोले उसके जो छोटे बेटे थे वो राजा राम जी और छत्रपति संभाजी महाराज जी कभी औरंगजेब को कामयाब नहीं होने दिया। और उसके जीते जी तो फ्रेंड उसकी थी। और आज भी मैं कितनी ही देशों की जो सेना है, इजराइल की तो सेना के बारे में मैं सुनी हूँ फ्रेंड, और एक गोरिल्ला वॉर की एक और सेना के बारे में मैं सुनी हूँ दूसरे देश की, जो हमारे छत्रपति शिवाजी महाराज की रणनीति पे लड़ते हैं फ्रेंड। आज के युग में मैं आगे भी एक वीडियो, वो बात मेरे को बहुत इम्प्रेस की फ्रेंड, और उस पर तो इतना गौरव होता है फ्रेंड्स कि हम क्या बोले फ्रेंड्स, कि आज के आधुनिक समय में फ्रेंड्स हमारे छत्रपति शिवाजी महाराज की रणनीति, मतलब 1600 में छत्रपति शिवाजी महाराज आए थे फ्रेंड, और आज चल रहा है 2021।
इतने सालों बाद वो उसकी रणनीति से आज की कितने देशों की सेना है वो फ्रेंड्स वो अपना रही है और वो कामयाब भी हो रही है फ्रेंड्स। तो क्या बोले फ्रेंड हमारे लेजेंड के बारे में। और एक बात बार बार महसूस होती है और मतलब प्राउड होता है फ्रेंड्स कि हमारा जो इतिहास था वो कितना मतलब प्राउड वाला था फ्रेंड्स। अगर कोई हमारा इंडिया का इतिहास खोल के पढ़ लेना फ्रेंड्स तो कितना गौरव महसूस होगा हम इंडियन को फ्रेंड्स कि हमारे इंडिया पे बहुत से लोग आए फ्रेंड्स। हमारे इंडिया सोने की चिड़िया कहलाता था और बहुत से लोग आए, अंग्रेज आए, मुग़ल आए और सब ने बहुत ही मतलब कोई लूट के चले गए, कोई इधर ही रह के हम लोगों पे ही राज कर लिया फ्रेंड्स। ये जो मुग़ल थे वो इधर रहते थे और काफ़ी बाहर से वो लोग तो आए थे और अंग्रेज लोग जो थे वो काफ़ी कुछ हमारा लूट के चले गए फ्रेंड्स। इतना हम लोगों ने हमारा इंडिया ने इतनी मतलब ये दुख झेला है, लेकिन उसके बावजूद भी फ्रेंड्स ऐसे लेजेंड थे हमारे यहाँ और इसीलिए फ्रेंड्स आज भी हमारा इंडिया ऐसे ही ताकत से खड़ा है फ्रेंड्स। और ये सब लोगों ने बहुत जानों की कुर्बानी दी है फ्रेंड, आहुति दी है, तब आज हम इतने ऐसे आज़ाद और इतने अच्छे से घूम रहे हैं फ्रेंड्स। तो अब हम लोगों का फ़र्ज़ है कि हम कुछ ऐसा करें कि हमारा इंडिया और इन लोगों का जो सपना था फ्रेंड ये हम लोगों के लिए, हमारे इंडिया के लिए फ्रेंड लड़ते 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 अपनी प्राणों की आहुति दे के चले गए। आज़ादी में भी जो लोग थे सब लोग थे और ये सब लेजेंड फ्रेंड्स ये हमारे लिए इतना अच्छा इंडिया छोड़ के गए हैं फ्रेंड्स अपने प्राणों की आहुति दे के। तो अब हम लोगों का फ़र्ज़ है फ्रेंड्स कि हमारे इंडिया को हम लोग आगे बढ़ाए और हमारे इंडिया का कुछ नुकसान होता हो वैसा कोई भी काम नहीं करे फ्रेंड्स हम। तो ये वीडियो बहुत अच्छी थी, ओरिजिनल वीडियो भी बहुत अच्छी थी फ्रेंड्स। ओरिजिनल वीडियो में काफ़ी फैक्ट है जो मैं नहीं जानती थी, मैं आगे भी दी है। और ये बाजी प्रभु जी जो थे फ्रेंड्स उसके बारे में मैं नहीं जानती थी फ्रेंड्स कि उसने अपने प्राणों का त्याग दिया था छत्रपति शिवाजी महाराज को बचाने के लिए फ्रेंड्स। तो हाँ, तो सेना एक से नहीं बनती फ्रेंड्स, सेना अनेक से बनती है और सभी का ऐसा जज्बा था, तभी मुग़ल कभी हमारा कुछ बिगाड़ नहीं पाए और आखिरकार उसको जाना पड़ा फ्रेंड्स। तो ये वीडियो बहुत अच्छी थी और आपको मेरा रिएक्शन अच्छा लगा हो तो फ्रेंड्स चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक भी करना और ओरिजिनल वीडियो भी देखना फ्रेंड्स। और अब मिलते हैं हाँ हमारे जितने भी आज़ादी स्वतंत्रता सेनानी और हमारे ये सब जितने भी लेजेंड आगे भी हुए हैं जो मुग़लों से लड़े हैं फ्रेंड, उन सबको कोटि कोटि नमन फ्रेंड्स। जय हिंद, वंदे मातरम, बाय बाय।